गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अटैकिंग रीजेंट और इंटरमीडिएट के बारे में चर्चा की थी। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मेनली जो इंटरमीडिएट होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन इनके अलावा मतलब हम लोगों ने सीखा था कि फ्री रेडिकल, कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन और एक और होता है बेंजाइन। ये कुछ खास नहीं है, इसकी जब जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। मेनली ये 3 हैं, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटाइन और कार्बेनाइन। मैं आपको बता दूं ये तीनों बहुत ही हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल। और प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाईली अनस्टेबल होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली क्या होता है? रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव होता है। ओके, ये इसमें कार्बोएनाइन को छोड़ दिया जाए तो ये दोनों क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कार्बीन जो है न्यूट्रल कार्बन स्पीसीज होती है, और जो नाइट्रीन है वो न्यूट्रल नाइट्रोजन स्पीसीज होती है। जो कार्बीन है उसकी वैलेंसी 2 होती है, बाईवैलेंट होता है कार्बीन। और जो नाइट्रीन होता है वो मोनोवैलेंट होता है। ये बाईवैलेंट होता है। दोनों इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्यारे बच्चों के जो फ्री रेडिकल होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और जो कार्बोकैटाइन होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कार्बोएनाइन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। और ध्यान देना है कि दोनों जो कार्बन और नाइट्रीन है वो दोनों क्या है? न्यूट्रल। तो दीज आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट। दीज आर द, ये क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट है। हम लोगों ने कितने सेक्शन, पहले तो हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड का क्लीवेज किया। क्लीवेज बॉन्ड 2 प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया था कि होमोलिसिस और हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक तरीके से जब आप उस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं प्यारे बच्चों, तो फ्री रेडिकल मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीसीज बनती हैं। और जब आप उसे होमोलिटिक तरीके से ब्रेक करते हैं तो फिर आयनिक स्पीसीज बनती हैं। अटैकिंग रीजेंट 2 प्रकार का होता है। अटैकिंग रीजेंट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद आया रिएक्शन इंटरमीडिएट।
इसके बाद भाई हम कुछ फ्री रेडिकल और कुछ कार्बोकेटाइन और कुछ कार्बोएनाइन की स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो पहले मैं बता रहा हूं आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्री रेडिकल। सबसे जरूरी बात यह है समझनी कि फ्री रेडिकल्स बनते कब हैं, तो जब कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर कंडीशंस हो, हाई टेम्परेचर हो, सनलाइट हो, पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो, ऐसे कहीं पर कोई भी सिस्टम यदि हमें नजर आ जाए तो हम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में बॉन्ड का क्लीवेज करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ते हैं और फ्री रेडिकल बना देते हैं, जिनको न्यूट्रल अनपेयर्ड फ्रेगमेंट बोलते हैं। न्यूट्रल अनपेयर्ड फ्रेगमेंट जैसे मान चलो कि हम बात करें, बहुत ही पॉपुलर सा एक मॉलिक्यूल होता है मीथेन, जिसका फॉर्मूला सारे बच्चों को आता है CH4। तो आप एक पॉइंट याद ही रखेंगे, मैं आगे भी बता दूंगा कि अल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। अल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। और दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि होमो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर इन नेचर। मतलब अल्केन में मैंने आपको बताया जैसे मीथेन है प्यारे बच्चों, CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, एटसेट्रा। तो जो अल्केन्स होती हैं वो नॉन पोलर होती है नेचर में, ये आपको ध्यान रखना है। और होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो नॉन पोलर इन नेचर। जैसे मैं बात करूं क्लोरीन मॉलिक्यूल की, ब्रोमीन मॉलिक्यूल की, आयोडीन मॉलिक्यूल की, H2 मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, एटसेट्रा। तो ऐसी सिचुएशन में, तो जैसे हमने मीथेन का एग्जांपल लिया था, तो अब मीथेन का जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, इस प्रकार से। अब कार्बन और H के बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से होगा, लेकिन ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बीचों बीच नहीं रहता है। एक्चुअली में ये थोड़ा सा शिफ्टेड होता है। किसकी तरफ शिफ्टेड होता है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। लेकिन हमें ये बात पता होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन कितना होता है साहब, 2.5, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H कितना होता है, 2.1। सो वी कैन कंसीडर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज रफली इक्वल्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो इस बॉन्ड में, ये जब बॉन्ड टूटता है, ब्रेक होता है, तो इसमें होमोलिसिस होती है। अब जब आप इसमें होमोलिसिस कराते हैं, तो मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि होमोलिसिस से क्या होता है कि फ्री रेडिकल बनते हैं। तो मिथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाते हैं। सो दीज स्पीसीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। इनको आप फ्री रेडिकल्स बोल सकते हैं। दूसरी तरफ देखें आप,
और भी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। मान के चलो कि क्लोरीन मॉलिक्यूल आपने लिया, कहीं किसी रिएक्शन में क्लोरीन का अटैक हो रहा, मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल आपने लिया। तो सिमिलरली मैंने जो पॉइंट लिखा कि होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर, तो नॉन पोलर हैं तो यहाँ पे भी होमोलिसिस होगी, और जब प्यारे बच्चों यहाँ पे भी होमोलिसिस होगी तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा इस तरह से। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल्स बन गए साफ। तो आपको कुछ बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि अगर आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, पूरा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ जा रहा है, तो उसको एक हुक से ऐसे रिप्रेजेंट करना है। लेकिन अगर जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आप दिखा रहे हैं तो हाफ हुक का प्रयोग करेंगे, समझ रहे ना। और जो हाइपोथेटिकल साइन होता है, हाइपोथेटिकल साइन होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें आप रेजोनेंस के लिए बनाते हैं, तो वो साइन आप ऐसे बनाएंगे। तो इस तरह की कुछ टर्मिनोलॉजी आपको याद ही रखना है। तो फ्री रेडिकल कैसे बन रहा है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि नॉन पोलर कंडीशंस में हम फ्री रेडिकल की बात कर सकते हैं। तो हमने मीथेन से मिथाइल फ्री रेडिकल बनाया। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो फ्री रेडिकल होगा वो लुईस एसिड होगा, बिल्कुल होगा साहब। वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, बिल्कुल होगा। उसकी जो आयु होगी, उसका जो जीवन काल होगा, उसकी जो लाइफ होगी वो बहुत ही कम होगी, बिल्कुल होगी साहब। लेकिन वो रिएक्टिव बहुत होगा। जो शॉर्ट लिव होता है वो रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि इस तरह से 3 बॉन्ड बनेंगे और इस तरह से 3 बॉन्ड बनेंगे तो आप देखेंगे और उसके पास ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो 120 डिग्री होगा, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा, शेप जो होगी वो प्लेनर होगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो साहब एक कम है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और जब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो क्या होगा, लुईस एसिड होगा। और लुईस एसिड होगा तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर जैसे CH3 बनाए, फिर बनाया CH3 CH2, फिर मैंने जब IUPAC पढ़ाया था तो आपको ये सब अरेंजमेंट बताया था कि ये नॉर्मल प्रोफाइल जब हम बनाएंगे तो ये फ्री रेडिकल हो गया। ये फ्री रेडिकल ऐसे भी हो सकता है। तो इसे आप बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, इसे बोल देंगे इथाइल फ्री रेडिकल। सिमिलरली इनके नाम आप लिख देंगे नॉर्मल प्रोफाइल फ्री रेडिकल, और ये हो गया आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। तो ये 1 डिग्री है जेंटलमैन, ये भी 1 डिग्री फ्री रेडिकल हुआ, और इसे आप बोलेंगे 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो किसी ने आपसे पूछा कि क्या फ्री रेडिकल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होते हैं? यस, 1 डिग्री 2 डिग्री। मैं सामने आपके स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो आप भी कंप्लीट कर लेंगे।
ये आपने 2 डिग्री बनाया, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। इसी तरीके से आप टर्सरी ब्यूटाइल, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल हुआ जिसको टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं। ये विनाइल फ्री रेडिकल है प्यारे बच्चों, विनाइल फ्री रेडिकल। ये एलाइल फ्री रेडिकल है। आप रिवीजन करिएगा IUPAC में, मैंने एलाइल बनाना भी बताया था। एलाइल फ्री रेडिकल हुआ ये, एलाइलिक फ्री रेडिकल। अगर इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है 1 डिग्री, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल 1 डिग्री। इसे आप डाई बेंजाइलिक बना सकते हैं। ये डाई बेंजाइलिक हुआ और ये 2 डिग्री हुआ। इसी तरीके से अगर मैं 3 बेंजीन रिंग को कनेक्ट कर दूंगा जेंटलमैन, तो ये ट्राई बेंजाइलिक हो जाएगा। और एक एसिटाइलिक फ्री रेडिकल भी होता है। तो हम फ्री रेडिकल के ये ढेर सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन में जहाँ पे आपने फ्री रेडिकल बनाया है वहाँ पे प्लस लगा दीजिएगा। मतलब कार्बोकेटाइन में आपको ध्यान रखना है कि कार्बन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, जो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट बने उसमें जो कार्बन हो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए तो उसे हम कार्बोकेटाइन बोल देंगे। मिथाइल कार्बोकेटाइन हो जाएगा, इथाइल कार्बोकेटाइन हो जाएगा, विनाइल कार्बोकेटाइन हो जाएगा, एसिटाइलिक कार्बोकेटाइन हो जाएगा, बेंजाइलिक हो जाएगा, एलाइलिक हो जाएगा, डाई बेंजाइलिक हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये मिथाइल हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। तो मैं 2-3 बना दे रहा हूँ, बाकी आप बना लेंगे। C+। अच्छा, इन फ्यूचर हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो कार्बोकेटाइन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम शो करेंगे Cc+ से, इन फ्यूचर में बताऊंगा, और एक होता है NCC+। प्यारे बच्चों, जो Cc+ होता है वो होता है क्लासिकल कार्बोकेटाइन, क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और जो NCC+ होता है वो होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। बड़ी सरल सी बात है कि क्लासिकल कार्बोकेटाइन का मतलब होता है कि कार्बन पे, मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा कहीं पर और कार्बन पे ही प्लस चार्ज होगा तो उसे हम बोलेंगे क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अच्छा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का मतलब क्या हुआ कि प्लस चार्ज तो आएगा लेकिन वो कार्बन पे नहीं होगा, तो उसे हम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो मेनली हमें इसका ध्यान रखना है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन का। तो ये मिथाइल कार्बोकेटाइन हुआ, मिथाइल कार्बोकेटाइन, इसकी कोई डिग्री नहीं है। फिर ये इथाइल कार्बोकेटाइन हुआ,
ये 1 डिग्री हुआ। तो इनमें आप देख रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहे हैं। इनका भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। ये भी क्या है, प्लेनर है। ये भी क्या है, लुईस एसिड है। ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। 2 डिग्री बना सकते हैं आप। ये 2 डिग्री हुआ आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री बना सकते हैं। ये 3 डिग्री हुआ टर्शरी ब्यूटाइल। बेंजाइलिक बना सकते हैं, डाई बेंजाइलिक बना सकते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनाइन में क्या करेंगे कि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोएनाइन। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोएनाइन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो गरीबी वाला सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोएनाइन्स। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोएनाइन्स में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, sp3 पिरामिडल, अब इसमें छोटा सा एक आएगा, चेंज आएगा। समटाइम्स sp2 भी होगा, तो वो मैं बता दूंगा जब रेजोनेंस आएगा। sp2 और प्लेनर इन केस ऑफ रेजोनेंस। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो कैसे, मिथाइल कार्बेनाइन, तो ये मिथाइल कार्बेनाइन हो गया। इथाइल कार्बेनाइन, तो ये इथाइल कार्बेनाइन हो गया 1 डिग्री। 2 डिग्री बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं साहब। ये 2 डिग्री हो गया। क्या 3 डिग्री बना सकते हैं? यस। ये 3 डिग्री हो गया। क्या एलाइलिक? यस। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस। अब इस केस में क्या होगा, रेजोनेंस होगा और ये कार्बन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, sp3। लेकिन इन जनरल क्या होता है, sp3 होता है। तो ये कार्बो फ्री रेडिकल हुआ, कार्बोकेटाइन हुआ, कार्बोएनाइन हुआ। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट के क्या हुए, स्ट्रक्चर। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है रिएक्शन मैकेनिज्म का, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। चौथा पार्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ सेक्शन, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट लॉ, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या इन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट।
बॉन्ड का जब क्लीवेज होता है और इंटरमीडिएट बनते हैं, जब बॉन्ड का क्लीवेज होता है और इंटरमीडिएट बनते हैं, तो इस प्रकार के प्रभाव, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कहीं पर भी, मान चलो कि हम बात कर रहे हैं CH3 MgBr, मान चलो हम ये मॉलिक्यूल ले रहे हैं, या मान चलो हम ले रहे हैं CH3 CH2 Cl, या हम ले रहे हैं CH3 CH2H। ये 3 अलग अलग एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बीचों बीच नहीं रखा रहता बॉन्ड के, ये थोड़ा सा शिफ्ट होता है। और वो किधर शिफ्ट होता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होगा, ये मेटल है और ये कार्बन है, तो तय बात है कि ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये पूरा ये ले जाएगा। इधर क्या होगा कि ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा और ये ले जाएगा क्लोरीन। इधर क्या होगा कि कार्बन एक ले जाएगा और एक हाइड्रोजन ले जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रभाव, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, उन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जिनको हम बोलते हैं, arises due to electron displacement in a covalent bond। जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर stability of reaction intermediate। रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट 2 प्रकार के होते हैं। दीज आर परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। दीज आर परमानेंट और टेम्पररी। अस्थायी। या तो ये परमानेंट होते हैं प्यारे बच्चों, और या फिर ये अस्थायी होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट।
या इसी को बोल देते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। थोड़ा सा डिफरेंस है, बता दूंगा। तीसरा जो होता है वो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे अति संयुग्मन बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। और चौथा होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें जो लास्ट वाला होता है प्यारे बच्चों, ये परमानेंट होते हैं तीनों। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो लगभग हमेशा पाया जाता है। रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो हमेशा पाया जाता है, जिसे मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन प्रभाव लगभग हमेशा पाया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो है वो सब टेम्पररी है। ये अस्थायी होता है। अटैकिंग रीजेंट की जब डिमांड होती है तो ये भाई साहब काम करते हैं, और यदि अटैकिंग रीजेंट की डिमांड नहीं होती है तो ये काम नहीं करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट arises due to electron displacement in a covalent bond. Electronic effects are responsible for the stability of reaction intermediate. These are permanent or temporary. ये या तो स्थायी होते हैं या अस्थायी होते हैं। ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस जिसको आप अनुनाद बोलते हैं, स्पंदन बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन, और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो कि अस्थायी प्रभाव होता है। यदि आक्रमणकारी अभिकर्मक जिसे आप बोलते हैं अटैकिंग रीजेंट, अगर यह अटैकिंग रीजेंट की डिमांड होती है, वो आता है तो ये संपन्न होता है, और यदि वो नहीं होता है तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव नहीं होता है। तो हम डिस्कस करेंगे जेंटलमैन इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक, और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करेंगे। इनकी कुछ और एप्लीकेशंस की भी बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप इसका रिवीजन करिएगा और ऑल द बेस्ट।